नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और हम आपके लिए लाए हैं सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट। दोस्तों आज की बात करें तो आज हम बात करेंगे ICAR के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। जनवरी और दिसंबर के आसपास इसके फॉर्म्स आए थे और कोविड की वजह से इसके एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी देरी हुई थी, लेकिन अब ये एग्ज़ाम्स हुए हैं 28 फरवरी को, 4 मार्च को। तो इस एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है, काफ़ी सारे बच्चे आप में से जो सोच रहे होंगे कि क्या हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सही है गलत है, तो हम उसी चीज़ को सोल्यूशन लेकर आए हैं आपके सामने। और इस वीडियो में हम जो है एनालाइज करेंगे जीएस, साइंस और सोशल साइंस का जो सेक्शन है उनके क्वेश्चंस को, और हम आपको उसके साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि अगर आपके मन में कोई भी संशय हो तो वो क्लियर हो जाए। तो आइए समय नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल कि विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है संविधान का कि भारत में एक राष्ट्रपति होने चाहिए। वो है आर्टिकल 52। आप देखेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 61 हमारे संविधान में बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। और हमारे प्रेसिडेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक जो आर्टिकल मैं कह सकता हूँ वो है 61, क्योंकि वो बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एक चीज आपको याद रखनी है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को हटाना, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसे नाम दिया गया है इम्पीचमेंट। और भारत में संविधान के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का ही इम्पीचमेंट हो सकता है। तो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हम इसी वीडियो में कंटेंट बताएंगे ताकि आप अगर इस एग्जाम में कहीं आपसे चूक हो गई है तो अगली बार आप तैयार रहें। तो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई इम्पीचमेंट भारत के संविधान से किसका हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रेसिडेंट का हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अब देखिए, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और आपने हमारी ट्रिक्स टू रिमेंबर द नेशनल पार्क्स इन इंडिया की जो तीनों पार्ट्स की वीडियोस हैं उनको अगर ध्यान से देखा होगा तो बहुत आसानी से आप इसको बता सकते थे कि भाई मानस नेशनल पार्क तो आसाम में है। याद करिए, मैंने बहुत आसान स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स याद कराए हैं उन वीडियोस में। तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा और आपको लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा, और लगता क्या है पूछा जाएगा ही जाएगा, वनडे एग्जामिनेशंस के लिए फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर जाके देखिए। उन वीडियोस के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस वीडियो के, वहां आप देख सकते हो, और हमारे चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल, बंदरघट्टा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, बंदरघट्टा से भी रिलेटेड मैंने आपको उसी वीडियोस में समझाया है कि भाई नेशनल पार्क्स, कर्नाटका के नेशनल पार्क्स कैसे याद करने हैं। तो ये नेशनल पार्क है कर्नाटका में, जो कि 1970 में जो है उसकी स्थापना की गई थी और उसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1974 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 21 एक्चुअली में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है उससे छीना नहीं जा सकता, एक्सेप्ट कि अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो कि जो है लॉ के द्वारा बनाया गया हो। इसका मतलब ये है कि भाई आपसे आपकी जो पर्सनल लिबर्टीज में आपके बहुत सारे पर्सनल के लॉज आ जाते हैं, जैसे राइट टू, अगर आप देखेंगे बहुत सारे राइट्स इंक्लूड होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इस आर्टिकल 21 में। और मैंने आपको कई बार अपने एनालिसिस वीडियोस में बताया, जब भी हम बहुत सारे एग्जाम्स को हम एनालाइज करते हैं, चाहे वो हमने यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का किया हो या यूपीएसआई का किया हो या फिर एसएससी के एग्जाम्स का भी एनालिसिस किया हो, हम हर बार कहते हैं कि भाई कम से कम आर्टिकल जो आपको 1 से लेकर 50 है ना, वो तो याद आपको होने ही चाहिए, मान के चलिए आपके टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पदों के जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट से सवाल आया, वाइस प्रेसिडेंट से सवाल आएगा, उसके बाद आप देखेंगे कैग से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, सीबीआई से रिलेटेड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, या फिर जो कई स्टेट्स को स्पेशल दर्जा दे रखा है अंडर आर्टिकल 371, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो ये तो हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मोटा मोटी, और इसमें आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगता, अगर आप कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की तो 1-2 दिन में आप इस पूरे के पूरे जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए उनको आप याद कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका, इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे कि जहां आपको ये सारे की सारी डिटेल्स जो है आसानी से आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आपको याद होती जाएंगी। तो अब हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिकी। तो फिकी की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आपको लगेगा कि भाई ये सडनली न्यूज में ये हमसे सवाल क्यों पूछा, ऐसे तो भारत में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फिर फिकी के बारे में हमसे क्यों पूछा। देखिए फिकी के बारे में आपके पूछने का उनका मीनिंग
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि इनके चेयरमैन के पद पे किसी और को काबिज किया गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये है क्या एक्चुअली में? इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है हमारे पूरे भारत में, उनका एक ग्रुप है जो जब भी इस ग्रुप को लगता है कि इसके मेंबर्स कुछ अपने रिकमेंडेशंस इनके पास रखते हैं और उनको लगता है कि वो रिकमेंडेशन सही है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं गवर्नमेंट को। और फिर गवर्नमेंट इनकी जो डिमांड्स होती है, जिनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उस पर जो है सोच विचार करती है, और अगर उनको लगता है तो एक पॉलिसी के रूप में इंप्लीमेंट हो जाती है। तो इनका महत्व ये है। अब भाई एग्जाम दे रहे हैं आईसीएआर का और हमें उसके बारे में ही ना मालूम हो, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सबक है कि जिस भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हो, अगर वो किसी स्पेसिफिक बॉडी का एग्जाम है, चाहे वो इसरो का हो, चाहे वो आईसीएआर का है, इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको ये याद रखना है कि उसके बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। तो देखिए आईसीएआर के बारे में से पूछ लिया कि भाई आईसीएआर की स्थापना कब की गई थी, तो हमें ये पता है कि आईसीआर क्या है? इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनॉमस मतलब ये खुद ये सारे निर्णय खुद ले लेते हैं, और ये किसके अंडर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ये एक्चुअली फॉर्मली इसे जब हम आज़ादी से पहले की बात करें तो इसे क्या कहा जाता था? तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता था, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 को। देखिए फिर से वही बात, फिर से आर्टिकल पूछे जाएंगे आपसे। आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से रिलेट करता है? तो वो ये कहता है कि भाई एम्स टू सिक्योर वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस राइट्स फॉर पर्सन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिक, डिसेबलमेंट एंड अनडिजर्व्ड वांट। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास रोजगार नहीं है, या वो बूढ़ा हो गया है, उसके वो बीमार है, या फिर वो डिसेबल है, तो और जिनके पास जितने भी कन्वेंसेस होते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, वो नहीं है, तो आर्टिकल 41 हमारे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, और हमारी सरकारों पे ये एक दायित्व डालता है कि भाई आपको कोशिश करनी है, आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि इन सारे लोगों को आप काम दिला सकें, उनको एजुकेशन दिला सकें, और उनको पब्लिक असिस्टेंस हो। मतलब लोग उनके पास जो है किसी चीज़ की कमी ना हो, और ज़रूरत पड़ने पर उनके पास प्रॉपर असिस्टेंस हो, प्रॉपर सहायता अवेलेबल हो। किसी को हॉस्पिटल की आवश्यकता हो सकती है, किसी को किसी और चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, तो आपके तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे जो डीआर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारी सरकारों के ऊपर एक दायित्व दे देते हैं। जरूरी नहीं कि सरकार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है वो फॉलो करना ही जरूरी है। वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि आप अगर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन डीपीएसपी की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक दिशा निर्देश है जिसपे हर सरकार को चलना होगा अगर वो चाहती है कि उसके जो सिटीजन हैं उनका भला हो और उनका उद्धार हो। अब सवाल देखिए, हु वाज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया? तो उसका आंसर था श्री एच.जे. कानिया जी। देखिए मैं आपको हर बार कहता हूँ, ये जो फर्स्ट की सीरीज है ना, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट सीजीआई, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, खासकर भारत के मामले में, ये तो आपको याद होनी चाहिए। इसकी लिस्ट बनाइए, जितनी भी मेरी एनालिसिस वीडियो आप देख लीजिए जहां मैं एग्जाम्स का एनालिसिस करता हूँ और बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, वहां आपको ये चीजें मैंने बताई हैं। और इसीलिए देखिए अब एग्जाम्स में आ रहा है तो आप उसको रिलेट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर थे श्री एच.जे. कानिया। अब घूमर डांस फॉर्म कहाँ का है? तो सबको पता है राजस्थान का। आपने अगर मूवीज भी देखी होंगी, पद्मावत जैसे मूवी आई थी उसमें भी उन्होंने घूमर डांस किया था। तो हमें पता है कि घूमर कहाँ का डांस है, ट्रेडिशनल डांस है, फोक डांस है राजस्थान का। अब हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भाई देखिए भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट आपको याद रखना है, तो फर्स्ट में आपका एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर, मेन मेन मिनिस्ट्रीज आपको याद होनी चाहिए। तो भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे कलाम मुहिउद्दीन अहमद आज़ाद, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और पॉलिटिकल लीडर थे। जब भारत की आज़ादी हुई तो वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। तो ये टॉपिक भी हमें यहाँ से क्लियर होता है कि भाई किसके बर्थ एनिवर्सरी को हम जो है नवंबर 11 को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल एजुकेशन डे। तो वो है श्री अबुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद आज़ाद। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक सिचुएटेड? ओपेक क्या है? देखिए सबसे पहले तो ओपेक एक
13 देशों का समूह है। ये सारे के सारे देश एक्चुअली में क्या करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि भाई दुनिया में कितना ऑयल निकलना चाहिए, क्योंकि 13 के 13 देशों के पास ऑयल्स के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। तो मतलब जो आप मान के चलेंगे 2/3 सप्लाई जो ऑयल की आती है वो इन्हीं देशों के थ्रू आती है। और ओपेक जो संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। वो कह सकते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और कुवैत। इन पांचों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो वियना में है। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ करंट एग्जाम का एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछा क्या गया है, उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करता जाऊँ। तो अब हमें पता है कि ओपेक में कितने मेंबर्स है, 13 मेंबर्स है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। किन फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, इराक, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला और कुवैत। अब फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो फार्मर्स डे सेलिब्रेट होता है 23 दिसंबर। ये होता है हमारे भूतपूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह साहब, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में फार्मर्स डे, बिकॉज वो बहुत बड़े फार्मर थे और फार्मर्स के लिए बहुत बड़े नेता थे, तो इसलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन की डेट को 23 दिसंबर को फार्मर्स डे घोषित किया गया है। अब प्रेसिडेंट रूल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो किसी भी स्टेट्स, किसी भी राज्य की सरकार जो है वो संविधान के दिए दिशा निर्देशों के तहत नहीं चल रही है, और गवर्नर भी, जो स्टेट में गवर्नर है वो भी प्रेसिडेंट को यही रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर है। वो ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आप किसी भी राज्य को, जो राज्य ऐसा काम कर रहा है, आप अपने राज्य को ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वहां की सरकार को जो है सारी पावर उनसे छीन ली जाती है, और सारी की सारी पावर किसके हाथ में जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में जाती है। तो उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। वो कवर्ड है अंडर आर्टिकल 356। अब नेशनल एजुकेशन डे, देखिए मैंने अभी आपको ऊपर इस चीज के बारे में बताया, तो ये यहाँ कवर हो गया। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो नवंबर 11 को कवर होता है। उसके बाद हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओपेक। आप सोचेंगे सर, अब समझ में आया आपको ओपेक के बारे में आपसे सवाल पूछा क्यों गया, क्योंकि ये हाल ही की बात है। ये जो इनका अपॉइंटमेंट है, ये जनरल सेक्रेटरी जो है हैथम अल गईस, जो कि कुवैत के हैं, इनका अपॉइंटमेंट अभी दिसंबर जनवरी में ही जो है एज ए जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं ये। तो इसीलिए देखिए करंट अफेयर्स पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि आपसे सीधा सीधा अपॉइंटमेंट तो पूछ ही लिया, लेकिन उस एजेंसी के बारे में भी आपसे पूछ लिया। तो इसलिए अपने आप को अपडेट रखिए। कई बार जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होता है, वो अपने आप को जो है डेली अफेयर्स से अपडेट नहीं रखते। उनको लगता है कि अरे एग्जाम में तो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो पढ़ने का फायदा क्या है। ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे हमारे चैनल पे हर एग्जाम का, तो आपको पता लगेगा कि पूछा क्या जाता है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि ओपेक में हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुई है, इसीलिए आपसे उसके बारे में सवाल पूछा गया। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको हमेशा करंट अफेयर ऐसे पढ़ना चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट का एक अलग कॉलम बना रहे हैं, एक अलग छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए। उसके अलावा आप देखेंगे स्पोर्ट्स की अलग बना लीजिए, अवार्ड्स की अलग बना लीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि एग्जाम से पहले आप हर इन लिस्टों को पढ़ते जाएंगे अपनी कॉपीज में, और आपको वो रिवाइज होती जाएंगी। अब अगला सवाल है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ केवड़िया गुजरात रेलवे स्टेशन। तो उसका नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये भी हाल ही की न्यूज है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो देखिए, हमें पता है कि जब भी फीफा के जो फुटबॉल वर्ल्ड कप्स होते हैं, वो अगर किसी भी देश में हो रहे होते हैं, तो आने वाले देशों के भी जो है जो मेजबान होते हैं उनके नाम बता दिए जाते हैं। तो हमें पता है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में हो रहा है। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। देखिए, याद करिए, टीयर जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी हमारे शेड्यूल्स को याद करने के लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई 10th शेड्यूल में क्या बात है। 10th शेड्यूल में ये जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी पार्टी को बदलता है अपने पर्सनल गेन के लिए, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके बारे में जिक्र है 10th शेड्यूल में। और 52nd हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट था, वो एक लॉ लेकर आया, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो इस चीज को रोकने के लिए लाया गया था। ये 1985 के आसपास ये लॉ आया था। अब विच आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, बार बार बता रहा हूँ, वही सवाल बार बार आ रहा है आपके सामने, आर्टिकल 324। इसीलिए कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ना, चाहे फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीबीआई है, सीएजी है, और पंचायती राज है, इनसे रिलेटेड तो आपको आर्टिकल्स मालूम होने ही चाहिए, या फिर इनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स तो आपको मालूम होने ही चाहिए अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आर्टिकल 324 है इसका आंसर।
व्हाट वाज द डे ऑफ ब्लडी संडे इवेंट? तो ब्लडी संडे इवेंट देखिए, नॉर्थ आयरलैंड में ये एक डेमोक्रेटिक जो लोग थे जो चाहते थे कि वो यूनाइटेड किंगडम के जो एक समूह से बाहर आना चाहते हैं और उनके अगेंस्ट आर्मी का यूज किया गया था, तो वो जो है इसलिए उसे ब्लडी संडे इवेंट कहा जाता है और उसकी डेट आपके सामने है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? तो देखिए हमें ये पता है कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसके मेंबर हर मेंबर का एक टेन्योर होता है, वो होता है 6 साल पे। हर 2 साल पे उसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते रहते हैं और एक मेंबर जनरली 6 साल तक राज्यसभा का मेंबर रहता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया वो है उत्तर प्रदेश, जो कि टोटल प्रोडक्शन उसका 18% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उनका परसेंटेज आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट फ्रॉम साउथ? तो अब साउथ से कौन सा डांस फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से है। इंडिया फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इज लोकेटेड इन तंजावुर, तमिलनाडु। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हु गिव द टाइटल शेरशाह टू शेरशाह सूरी? शेर खान टू शेरशाह सूरी, तो ये थे बहार खान लोनी, उन्होंने शेरशाह सूरी को शेर खान का टाइटल दिया था। अब देखिए बार बार आपसे आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? वो है आर्टिकल 22। हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन दांडी मार्च विद महात्मा गांधी? तो देखिए अब दांडी मार्च की बात कर रहे हैं, जब महात्मा गांधी जी ने जो है एक मूवमेंट लॉन्च किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930s की बात है, तो वो 78 अपने डेलीगेट्स को लेकर उन्होंने जो है 241 माइल्स की यात्रा की थी साबरमती से दांडी तक, ताकि वहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। वो एक सिंबॉलिक मूवमेंट का एक इनिशिएशन था, जहां उन्होंने ये दिखाया है कि हम अंग्रेजों के लॉज को ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपसे बोला था अभी कि फिक्की क्यों न्यूज में था, क्योंकि फिक्की के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, और वो कौन है? वो है संजीव मेहता जी, जो कि इसमें क्या है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान लीवर। तो उनको अपॉइंट किया गया था दिसंबर 18 को उनके। तो अब हमें ये समझ में आता है कि भाई सवाल पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं वो ऐसे ही हवा में नहीं पूछे जा रहे, उनके पूछने का एक रीजन है, क्योंकि वो हाल ही में न्यूज में रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, हाउ मच वाटर कैन इंडिया यूज आउट ऑफ इंडस रिवर? तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है, आपको पता है इंडस रिवर जो है वो भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो अब भारत उसमें से जो 6 रिवर्स है टोटल, उनका सिर्फ 20% इस्तेमाल कर सकता है, बाकी भारत छोड़ देता है। अब हु वाज द हेड ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान? अब हमें पता है 5 ईयर प्लान क्या होता है, कि भाई 5 ईयर प्लान वो पंचवर्षीय योजना होती हैं जिनके थ्रू भारत के आने वाले 5 साल की जो डेवलपमेंट होती है वो प्लान की जाती थी। अब 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो इसीलिए वो उसके हेड थे। हाँ, अब देखिए फिर से वही सवाल पंचायती राज से, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज इज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 74th से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऐड किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि गांधी जी का विजन था कि हम अपने विलेजेस को जो है ना वो आत्मनिर्भर बनाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 3 लेयर ऑफ गवर्नेंस लेके आई। पहले तो 2 तो थे ही, सेंटर और स्टेट के लेवल पे, लेकिन अब वो जो है पंचायत के लेवल पे एक गवर्नेंस का मॉडल लेकर आए, जहां पंचायतों को भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपने लेवल पे भी कुछ डिसीजंस कर सकते हैं। करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है, विनर ऑफ 2021 डेविस कप, तो वो है रशियन टेनिस फेडरेशन। विच मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1930? तो उसका आंसर है सॉल्ट सत्याग्रह, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? देखिए अभी ही न्यूज में ये टेम्पल था, क्योंकि इसका कंप्लीट रेनोवेशन किया गया है। अगर आपको कभी भी मौका मिले इस टेम्पल को जाके देखने का तो जरूर जाइए, बहुत ही भव्य मंदिर बना है, बहुत अच्छा मंदिर बना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे ये टेम्पल है और इसका कंप्लीट रेनोवेशन किया गया है, और ये डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो करवाई थी वो अहिल्याबाई होलकर जी ने कराई थी। हु इज द करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो करंट सेंसस कमिश्नर कौन है? तो श्री विवेक जोशी जी हैं। क्यों भाई सेंसस के बारे में क्यों बात हो रही है? आपको पता है कि हर 10 साल पे भारत की सरकार जो है वो सेंसस कराती है, और 2021 वो टाइम है जब जो है सेंसस शुरू हो चुका है। 2011 में भी हुआ था, और हर 10 साल पहले वो होता रहता था।
मिथिला मखाना इज फ्रॉम विच स्टेट? हमें पता है मखाना जो हम खाते हैं सफेद कलर का एक एडिबल आइटम होता है, वो बेसिकली कहाँ मिलता है? तो जब आपको दिख गया नाम में ही कि वो मिथिला यानी मिथिला रीजन जो है बिहार का, वहां मिलता है, तो वो बिहार ही हो गया इसका आंसर। पोलो ऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अब देखिए, हमें ये पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे छोटे मोटी रियासतें थी जो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट रखना चाहती थी, या फिर उनको वो चाहती थी कि वो पाकिस्तान में उनका विलय हो जाए। उनमें से एक विरासत थी जो है रियासत थी, वो थी हैदराबाद की। तो हैदराबाद में फिर जो है सरदार पटेल जी के नेतृत्व में एक ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया, जहां पे हैदराबाद स्टेट को भारत का हिस्सा बना दिया गया। उनके निज़ाम के ऊपर जो निज़ाम थे, जो प्रिंसली स्टेट थे उसको रूल कर रहे थे, उनको हटा के हैदराबाद को पूरी तरीके से भारत यूनियन का, इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया। फुल फॉर्म ऑफ सेंट मिसाइल लॉन्च बाय डीआरडीओ एंड एयरफोर्स। तो सेंट की जो एक्चुअली में फुल फॉर्म है वो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसका परीक्षण किया गया है हाल ही में पोखरण रेंजेस में। तो इसलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है। इन एशियन रोइंग चैंपियनशिप हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन? तो अब देखिए सवाल करंट का है इसलिए पूछा जा रहा है। आप 2 साल पहले 3 साल पहले चैंपियनशिप की बात नहीं होगी, हाल ही में ये चैंपियनशिप हुई है। तो इंडिया वॉन अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स, जिसमें 2 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे। थाईलैंड में ये पूरी पूरी चैंपियनशिप हुई थी। सुंदरबन डेल्टा, बहुत वर्ल्ड फेमस डेल्टाज हैं हमारे। सुंदरबन के डेल्टा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो वहां भी मैंने इसका जिक्र किया है, जहां हम नेशनल पार्क्स की बात कर रहे थे। तो ये वेस्ट बंगाल में है। विच गवर्नमेंट बिकेम द फर्स्ट टू टर्न 100% पेपरलेस? मतलब कौन सी ऐसी सरकार है जो जिसने ये दावा किया है कि अब वो 100% पेपरलेस हो चुके हैं? तो वो है दुबई की, जहां पे एमिरेट्स के जो क्राउन प्रिंस है शेख हमदम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम कंप्लीटली पेपरलेस हो गए। और इससे जो है अगर उनकी करेंसी की बात करें तो 1.3 बिलियन दिरहम्स, डॉलर में बात करें तो 350 मिलियन डॉलर्स जो है बचते हैं उनके पेपर खरीदने और उसको यूज में। बिकॉज पेपर खरीदते भी हैं, उसको यूज भी करते हैं, फिर इसको डिस्पोज ऑफ भी करना पड़ता है, तो उसमें भी खर्चा होता है। और एक चीज और कि देखिए 14 मिलियन मैन आवर्स, मतलब उन पेपर पर लिखने के लिए जो समय लगता है वो भी बचेगा। हु गॉट दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन 2019? तो वो है रजनीकांत साहब। देखिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत बड़े अवार्ड्स हैं, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ अवार्ड्स को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में एक दो सवाल जरूर आएंगे। आर्टिकल 61, अभी आपको मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आर्टिकल 61 का क्या काम है। आर्टिकल 61 में वो प्रोसीजर है जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करते हैं। यक्षगाना फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका आंसर है कर्नाटका। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो डॉक्टर जो है राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। अब नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग ने जब हमारे जो करंट इंकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो पावर में आए 2014 में, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग का करती थी भारत के लिए 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, उसको हटाकर उसकी जगह पे नीति आयोग बनाया। और अब उसके जो वाइस चेयरमैन है उनका जिक्र यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पीटा पर्सन ऑफ द ईयर इन 2021? तो ये भाई पीटा वो संस्था है जो जानवरों के ऊपर जो क्रुएलिटी होती है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है, और उसने 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर का जो एक किताब था वो दिया था आलिया भट्ट को, क्योंकि आलिया भट्ट भी इनके मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड? तो देखिए सवाल यहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, आपके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे रस्किन बॉन्ड जी के बारे में, जहां पे आपको उनकी सारी बुक्स पता लग जाएंगी। यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू करना डिफिकल्ट था, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 जनवरी? तो इसमें कुछ अलग से नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए हाल ही का टाइम है, हाल ही का एक इवेंट है, तो इसीलिए एग्जाम से 1-2 महीने पहले हमेशा फोकस करिए कि आप पढ़ के जाएं। और फोकस क्या रहता है कि 1-2 महीने पहले नहीं, आप अपनी एग्जाम की डेट से कम पहले 12 से 14 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए। इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन कॉकरोच हार्ट? तो ये तो देखिए 13 है। ये एक ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको जनरली कोई भी जीके की बुक पढ़ेंगे, जैसे कि आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं या अरिहंत की बुक पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ ये डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक और नाम से जाना जाता है, वो है अर्गोस्टोप्लाज्म। अब भाई ये नाम आपको कहाँ मिलेंगे? तो सारी की सारी बुक्स जो आप नॉर्मल किसी अपने वनडे एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हो या फिर कोई स्टेट के एग्जाम्स हो या फिर किसी स्पेशल बॉडी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, हर जगह वो बुक्स आपके इन टॉपिक्स को कवर करती हैं। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल? तो 4 चेंबर्स।
विच मिरर इज यूज बाय अ डेंटिस्ट। देखिए फिजिक्स का सवाल है, इसका आंसर है कनकेव मिरर। लेकिन कनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि कनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस चीज की भी आप इमेज देख रहे हैं वो उसको मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाता है। तो और डेंटिस्ट को चाहिए भी वो कि अगर वो आपके दांत को ठीक कर रहा है या उसमें कुछ भी वो काम कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए फिलिंग कर रहे हैं या कोई कैप लगा रहे हैं, तो उनको वो हिस्सा बड़ा होकर नजर आए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। इसीलिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी जिस चीज की भी इमेज दिखा रहा है उसको वो मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। अब व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद फेरिक एसिड? तो आपके सामने है ये कंप्लीट रिएक्शन जहां पे एल्यूमिनियम जो है वो क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ अपनी जो है जुगलबंदी कर लेता है और फेरस यानी आयरन को पीछे छोड़ देता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो 10.5 है इसका आंसर। मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप जगह जगह आपको बुक्स में सवाल मिल जाएगा। व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन लिवर? तो हमारे ह्यूमन लिवर का वेट कितना होता है? तो 1.5 kg अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? एमआरआई जो कि हम देखते हैं जब हमें कभी कोई चोट लगी होती है जो कि हमारे एक्सरेज में नहीं आ रही होती है, तो हम उसके लिए अगर कोई मसल इंजरी है तो उसके लिए हम मैग्नेटिक इमेज या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का हेल्प लेते हैं, जहाँ पे हमारी इंजरी का पता लगता है कि भाई हमको कोई मसल टीयर है या लिगामेंट टीयर है या कोई टेंडन में प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में। गोइटर डिजीज कॉज बाय विच डिफिशियंसी? अब गोइटर के बारे में बताऊं तो आपको आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके गले में बड़े बड़े जो है आप देखेंगे प्रोजेक्शंस होती हैं या फिर उनके गले में बड़े बड़े बाहर निकले हुए होते हैं गोले से। वो एक्चुअली में होते हैं क्या है, वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से वो प्रोजेक्शंस आपके गले के बाहर आना शुरू हो जाती हैं और वो होती है गोइटर की बीमारी। ये हमने बचपन में काफ़ी सारी अपनी साइंस की बुक्स में देखा होगा कि ये अफ्रीका के लोगों को बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की डिफिशियंसी होती है बच्चों में। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, नहीं तो फिर गोइटर की बीमारी हो जाएगी गले में। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? तो जो ब्लड का हमारा पीएच रेंज है वो जनरली 7.35 से 7.45 होता है। अब अनदर नेम ऑफ मार्श गैस। मार्श गैस देखिए जहाँ पे भी बहुत मार्शी लैंड होगा, बहुत ग्रीन और छोटे से एरिया में बहुत सारी हरियाली दबी होगी, अंदर ही अंदर पानी भी होगा, तो वहाँ थोड़ी सी सड़न पैदा होती है और वहाँ से जो गैस निकलती है वही होती है आपकी मीथेन गैस। और मीथेन आपकी जो है अगर मैं आपको बताऊं तो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो आपसे कई बार अगर सवाल पूछा जाता है कि भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी, तो आपको मीथेन का नाम याद रखना है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? अब देखिए इस सवाल से रिलेटेड इस तरह के कई सवाल आएंगे आपके सामने इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि मैं आपको हर बार कहता था कि जब भी आप बायो पढ़ें तो हमेशा अपनी बॉडी से रिलेटेड ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, उनका नाम, उनके साइंटिफिक नेम और उनका फंक्शन आपके पास एक टेबल की फॉर्म में होना चाहिए जो सीधे सीधा आप रिवाइज करें और आप एग्जाम में बैठ जाएं। देखिए सवाल वहीं से आया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? तो अर्गोकैल्सिफेरॉल। बहुत आसान था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम? तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक्चुअली में कम्युनिकेशन की एक टेक्नोलॉजी है जहां पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक अपने कम्युनिकेशन की वेव को भेजते हैं, तो और उसको किस तरीके से हम मॉड्यूलेट करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से ट्रैवल करे, वो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो पैम कहते हैं उसे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ राना टिग्रीना? तो इंडियन बुल फ्रॉग है ये। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? स्मॉग आपको पता है बहुत हानिकारक होता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अब उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? तो वो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ओजोन, पैन यानी पेरोक्सिल नाइट्रेट, केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन CH2 यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स मिलके एक फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। विच वन क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइटल फोर्स थ्योरी? अब देखिए एक क्वेश्चन था ऐसा जो वाइटल फोर्स थ्योरी से था लेकिन वो कंप्लीटली क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता दिया थ्योरी के बारे में ताकि आप अगर आपका थोड़ा भी डाउट हो तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज फिल्टर्ड इन द बोमेंस कैप्सूल? अब बोमेंस कैप्सूल कहाँ होता है? एक्चुअली हमारी किडनीज में होता है और ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो हम पानी पीते हैं और जब हम उसको जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से, तो वो क्या फिल्टर करता है? पानी, नाइट्रोजनस वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को भी वो फिल्टर आउट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? तो सीधा सीधा उसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। हाउ मेनी हार्ट चैम्बर्स आर देयर इन एम्फीबियंस? तो 3 हार्ट चैम्बर्स होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ LPG? जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में आती है सिलेंडर की फॉर्म में, उसमें कौन कौन से जो है गैसेज होती हैं? तो उसमें होती हैं प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन।
इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एलपीजी में जो एक पेक्यूलियर सी स्मेल हमें आती है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है इथाइल मरकैप्टलिन, जो एक कंपाउंड होता है उसको डाला जाता है ताकि अगर एलपीजी में कोई भी लीकेज हो तो हमें पता लग जाए। विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन सोल्डर, जो सोल्डर आपने देखा होगा, कई जो लोग इलेक्ट्रिशियंस होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पे काम करते हैं, वो चिप्स, आईसी जो चिप्स होती है उनके ऊपर जो है तारों को या फिर छोटे छोटे कैपेसिटर्स को सोल्डर करते हैं। तो सोल्डर में क्या कंपोनेंट होते हैं, तो 60% टिन होता है और 40% उसमें लेड होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया आपको पता है खेती में इस्तेमाल होता है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है CH4N2O और केमिकल नेम है कार्बामाइड। अब पार्किंसंस की डिजीज एक्चुअली में क्या इफेक्ट करती है, तो आपकी जो मूवमेंट कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है उसको इफेक्ट करती है पार्किंसंस। पार्किंसंस हो गई, अल्जाइमर्स हो गई, इन बीमारी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज इथाइल अल्कोहल यूज फॉर, अब इथाइल अल्कोहल कहाँ यूज होती है, तो अल्कोहल ही बता रहा है, वो अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज होती है। जो भी लोग मदिरा का सेवन करते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल ही होता है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मिथाइल अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं, तो आप हमेशा कहेंगे नहीं। मिथाइल अल्कोहल एक्चुअली में एक पॉइजन है, और आपने कई बार आपको जो है मीडिया में पढ़ने को मिलता है कि भाई कच्ची शराब पीकर लोगों की मृत्यु हो गई, या फिर किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का यूज होता था एज अ कंपोनेंट, एज अ रॉ मटेरियल, वहां पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि वो जो पी रहे हैं वो इथाइल अल्कोहल नहीं, वो मिथाइल अल्कोहल है, जो कि पॉइजन है ह्यूमन बॉडी के लिए। व्हाट इज साइटोलॉजी, साइटोलॉजी एक्चुअली में क्या होती है, तो स्टडी ऑफ सेल होती है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई, देखिए फिर से वही सवाल, साइंटिफिक नेम पूछे गए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा होगा, हमारे चैनल पे एनालिसिस देखा होगा पुराने एग्जाम्स का, तो आपको पता है कि भाई पढ़ना कैसे है। तो टोकोफेरॉल। कॉलीफ्लावर रिप्रोडक्शन इज ऑफ विच टाइप, तो सीड ब्रीडिंग होती है एक्चुअली में कॉलीफ्लावर, आपकी जो बंद गोभी होती है। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, देखिए हेमोग्लोबिन में एक्चुअली में दो कंपोनेंट होते हैं, हेमो और ग्लोबिन। हेमो एक्चुअली में वो मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन को बांधता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है वो खून में जाती है, और उसको अपने पास पकड़ के कौन रखता है, तो हेमे पकड़ के रखता है। और ग्लोबिन क्या होता है, एक्चुअली में एक प्रोटीन होता है जो हेमो को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है ताकि जो है ये बचा रहे, और इसका काम क्या है कि फिर ये सीधा जाता है सेल्स के पास, और जो ऑक्सीजन ये फेफड़ों से लेकर आया था ये सेल्स को दे देता है कि भाई अब आपके हवाले है, अब आप जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इस ऑक्सीजन से आप कर सकते हैं। ग्लूकोज इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज एक्चुअली में मोनोसेक्राइड्स है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इसलिए क्योंकि मोनोसेक्राइड्स वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको आप हाइड्रोलाइज करके और नहीं ब्रेक कर सकते। ये एकदम फंडामेंटल फॉर्म है, इस आप ग्लूकोज को और ब्रेक नहीं कर सकते हाइड्रोलाइज करके, इसीलिए ये मोनोसेक्राइड है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, हम सब ने 11वीं 12वीं 10वीं में ये स्ट्रक्चर देखा ही है, तो अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर आपको स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3। देखिए फिर आया वही सवाल, हर बार कहता हूं कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, चाहे वो आपका ऑयल हो, कुकिंग ऑयल हो, उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, या इवन आप जैसे यूरिया का सवाल आया, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं उसमें जिप्सम का नाम आएगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए। मार्बल्स होते हैं, हम लोग जो मार्बल, आपको घर में आप मार्बल यूज करते हैं फ्लोरिंग के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में, और आपको एक एज मिलता है कि भाई हम पढ़ के आए। ज्यादातर बच्चों का इतना ध्यान नहीं गया होगा तो उनसे वो सवाल छूट जाएगा, और वहीं पे आपको जो है एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जो आपको मनचाही रैंक दिलाते हैं। अब बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी वो है लिवर, हमें पता है लिवर क्या सिक्रीट करता है, वो बाइल सिक्रीट करता है। पार्सेक इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन डिस्टेंस, लेंथ को डिस्टेंस से आप डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी जो भी एक क्वांटिटी आती है उसकी एसआई यूनिट है पार्सेक। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन का मेनली इस्तेमाल क्या होता है, डिसइंफेक्ट करने के काम आता है पानी को, ताकि पानी में जो भी कीटाणु वो मर जाए। क्लोरीन की प्रेजेंस आप देखेंगे ज्यादातर जो स्विमिंग पूल्स होते हैं वहां पे
आपको मिलेगा कि स्विमिंग पूल के अंदर जाने के बाद आपकी आंखों में जलन होती है, क्योंकि वो पानी को डिसइंफेक्ट किया गया होता है क्लोरीन के थ्रू। और इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि स्विमिंग पूल में घुसने से पहले अगर आपके ऊपर आप नहा के जाएं, ताकि आपके ऊपर कोई गंदगी हो तो वो धुल जाए, और स्विमिंग पूल से निकलने के बाद भी आप जो है एक स्नान करें, ताकि आपकी बॉडी पे जो क्लोरीन है वो हट जाए, वो बह जाए, ताकि नहीं तो अगर ज़्यादा देर तक क्लोरीन बॉडी पर रहेगा तो वो रिएक्ट कर सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो एटीपी होता है एक्चुअली में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये होता क्या है, देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है कि ये आपको, आपकी जो सेल्स है आपकी बॉडी में, उनको एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है, क्योंकि ये एटीपी ही बाद में ब्रेक होके जो है एनर्जी इसमें से निकलती है, तो एडीपी की फॉर्म में आता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की। ये ट्राई है, इसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फेट के, उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और जब ये रिएक्शन होता है कि ये ट्राई से डाई में ब्रेक होता है, तो उसमें से एनर्जी निकलती है जिसको आपकी बॉडी, आपकी सेल्स यूज करती है अपने काम करने के लिए। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बहुत बेसिक सवाल है बायोलॉजी का, वो है एंटोनी वैन ल्यूनहॉक। एपीकल्चर, एपीकल्चर में पता है हनी बी से रिलेटेड है, तो बहुत सीधा सीधा सवाल आपसे ये पूछा गया। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन कार्स? तो इसका आंसर है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इसीलिए यूज होता है, देखिए हमें पता तो लग गया कन्वेक्स मिरर, लेकिन रीजनिंग क्या है? कन्वेक्स मिरर इसीलिए यूज होता है कि कन्वेक्स मिरर की जो व्यू फील्ड होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जो भी चीज आप देख रहे हैं ना वो उसको छोटा करके दिखाएगा, ताकि एक ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर सके। इसलिए आप देखेंगे हमेशा गाड़ी के शीशों पे लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर आर मोर क्लोज देन दे अपीयर, क्योंकि वो बड़े होते हैं एक्चुअली में, लेकिन आपको पीछे, क्योंकि आपको बड़ा एरिया दिखाना है आपको शीशे में, तो इसलिए हर चीज़ को छोटा छोटा कर देता है, इसलिए इसको कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है गाड़ियों में। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिक्र किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली में होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसमें जब पानी का मॉलिक्यूल और जुड़ जाता है, तो वो जब वो सूख जाता है, वो हार्ड हो जाता है, तो उसे हम जिप्सम का नाम दे देते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। विच हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड? अब इसका आंसर है मेलाटोनिन, लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, हमेशा मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। मेलाटोनिन क्या करता है कि जब जैसे ही आपके दिमाग को ये लगता है कि आपके चारों ओर अंधेरा हो चुका है, और वो दिमाग आपका ये देख लेगा कि भाई अंधेरा हो चुका है, और कवर करेगा आपके दिमाग को कि आपको आराम देना है, आपको सोना है, तो उसके लिए वो एक सिक्रीशन करता है, वो होता है मेलाटोनिन की। और मेलाटोनिन क्या करेगा कि आपको दिमाग को ठंडा रखेगा, आपकी बॉडी को ऐसा एक फील देगा कि आप आराम कर सके। इसलिए कई बार आप देखेंगे जिन लोगों को कई बार जेट लैग की प्रॉब्लम होती है, कि वो एक जिस समय उन्होंने एक जगह से फ्लाइट पकड़ी, वहां भी सूरज था, और उनकी घड़ी में, उनकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से जब वो लैंड करते हैं रात को 12 बजे, तो वहां भी उनको सूरज मिलता है, तो बॉडी इस चीज से एडजस्ट नहीं कर पाती, और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उनका जो मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन? वो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें पता होता है आयरन की ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, और आयरन चाहिए होता है। और ऑक्सीडेशन में क्योंकि आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम रेड कलर से देख हमें नजर आती है वो। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? अब देखिए रिएक्शंस तो बहुत सारी थी, उनको डालना बड़ा टफ था यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एक्चुअली में हीट को लेती हैं। जब वो रिएक्शंस हो रही हैं, तो उनको अगर अपना रिजल्ट देना है, अपना अगर जो भी उनका सोल्यूशन आना है, तो उन रिएक्शंस को होने के लिए उनको हीट की आवश्यकता होती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपका जो खाना है वो भी कच्चा है, जब उसको पकने के लिए हीट की आवश्यकता है, तो वो भी एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि उसमें भी जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो ब्रेक करते हैं फिर। व्हाट इज सॉइल? एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। तो अब हमें बताता है कि सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है। अब एक क्वेश्चन था डीएनए से रिलेटेड, जो कि आप अगर आप डीएनए को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, जिसमें बात की गई है जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए में, जो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनका जिक्र किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो हमारी वीडियो थी, जो एनालिसिस था हमारे क्वेश्चंस का, आईसीआर का जो टेक्नीशियन का एग्जाम अभी चल रहा है, हाल ही में हुआ है, उसके बारे में आपको एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं उनको वो भी अपने आंसर्स चेक कर सके। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, कोई क्वेश्चन और डिटेल में आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। और
मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम देते रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है, आप देखेंगे हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स जो है मॉर्निंग में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जो सवाल उसमें आते हैं उसमें से कई सवाल आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं, तो आप अपडेटेड रहें उन एग्जाम से। और बाकी हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स के बारे में, देखिए जैसे कि हमने नेशनल पार्क्स की ट्रिक याद की, और आने वाले टाइम में हम आप देख रहे हैं बार बार जो है आर्टिकल्स का जिक्र किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको कैसे याद करना है, शेड्यूल्स कैसे याद करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।